कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। पिछले 2-3 दिनों से आप लोग इसी इंतजार में थे कि कब मैं बीपीएससी के लिए कुछ लेकर आऊंगा। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जहां तक हो पाएगा मैं आपको सपोर्ट अवश्य करूंगा। और इस बार का अगर हम लोग प्रश्न के प्रारूप को देखें, क्योंकि अब अपने पास में बीपीएस ट्री 1.0 का भी है, 2.0 का भी है, जो 2 बार आपका एग्जाम हुआ है। उस एग्जाम में बहुत सारे तथ्य सामने निकल कर आए हैं। उन तमाम तथ्यों से एक चीज निकल कर आया है कि आपका जो एससीईआरटी का बुक होता है, अर्थात हम लोगों ने एनसीईआरटी को पिछले वर्ष भी पढ़ा था, परंतु कहीं ना कहीं अपना एससीईआरटी हम लोगों ने उससे ध्यान से नहीं देखा था। अब इतना समय है नहीं कि आप एक एक पुस्तक को निकाल कर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्लास 6 से लेके कम से कम 10 तक में आपके विभिन्न प्रकार के पुस्तक है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। अब हर एक पुस्तक को खरीद पाना और उसको पढ़ पाना संभव नहीं है। तो कुछ ऐसे पॉइंट जो कि हम लोगों ने अपने किसी भी क्लास में डिस्कस नहीं किया, या फिर जो आपके क्लास में पॉइंट दिए हुए हैं, उन तमाम पॉइंट को एक साथ समाहित करके एक जगह में आपको रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन का। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं आगे इसे कंटिन्यू करूंगा। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखे, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन हो। यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। अभी जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, सो आपका एससीईआरटी का क्लास 6, जिसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री कहने का आपका आशय क्या हो गया, तो क्लास 6 के अंतर्गत में जो आपकी हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, क्लास 6 के अंतर्गत अगर हम लोग इतिहास की बात करें, तो इस पुस्तक का आपका नाम क्या है, तो इस पुस्तक का नाम है अतीत से वर्तमान। क्या नाम है आपका? अतीत से वर्तमान इस पुस्तक का नाम है। और लगभग रात के 2 बज रहे हैं, अभी रात के 2 बज रहे हैं। और इन तमाम चीजों को एक साथ समाहित करने में थोड़ा सा समय लगता है। अब यहाँ पे आपका प्यार देखना अति आवश्यक है। जितना आपका प्यार होगा उस तरह से हम लोग कार्य करेंगे। अगर मैं छोटे से टुकड़ों में बांटूं तो ज्यादा क्लास नहीं, अगर हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9 और 10, ये आप अगर हम लोग पकड़े तो लगभग 5 क्लास हुआ ना, तो 5 वीडियो में हमारा क्या हो जाएगा, इतिहास के मेन मेन पॉइंट आपके समाप्त हो जाएंगे 5 वीडियोज में। उसी प्रकार से आपका भूगोल भी आपका लगभग 21 नंबर का था, तो वो भी आपका 5 वीडियो में। फिर सिविक्स आपका 5 वीडियो में। तो लगभग 15 वीडियोज में हम लोग इन तमाम चीजों को समाप्त करके जो आपके एक इस सोशल स्टडीज से कम 35 से 40 नंबर आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पे एक लगभग में हम लोग 20 से 25 नंबर को देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न आपके तथ्य वाले अर्थात आपके तिथि वाले नहीं होते हैं। तिथि वाले प्रश्न हमारे माइंड में सेट हो भी नहीं पाता। अगर हम लोग कहीं भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट होकर पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो एक प्रश्न के ऊपर में हजारों टॉपिक वहां पे चले आते हैं, 1000 पॉइंट चले आते हैं, जो कि अपने संज्ञान में रख पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आइए सर्वप्रथम पहले आज के अपने इस क्लास को देखते हैं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया अति आवश्यक है। सर्वप्रथम अगर हम लोग इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो ये 3 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं, और आधुनिक इस इतिहास के नाम से जानते हैं। अर्थात एक अपना हो गया प्राचीन, एक हो गया मध्यकालीन, और एक आपका हो गया आधुनिक। मैक्सिमम प्रश्न आपके आधुनिक से रहेगा, नहीं तो प्राचीन से रहता है। उन तमाम चीजों को अगर हम लोग एक साथ समाहित करेंगे तो वही सारा टॉपिक आपको क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग शुरुआत करें, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि पुस्तक अभी शुरुआती दौर में अगर हम लोग देखेंगे तो हाथों से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अर्थात ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसे हम लोग पांडुलिपि के नाम से जानते हैं, तो क्या होगा, हाथ से लिखे हुए पुस्तक को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपि प्रायः ताम्रपत्र अथवा भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये आपके क्लास 6 के एससीईआरटी के सबसे पहले चैप्टर में आपका पहला वाला जो आपका अध्याय है क्लास 6 के अंतर्गत में, वहां पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। आपका अध्याय नंबर 2 का ये पॉइंट है, राइट। तो जो अपना होता है, क्या होता है आपका पांडुलिपि, ये किस प्रकार से होता है, तो भोजपत्र पे लिखित होती है। डॉक्टर स्पुनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं, और इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या बन सकता है कि डॉक्टर स्पुनर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इन्होंने कुम्हार अर्थात अपने पटना में देखा होगा, इंदिरा नगर के बगल में आपका कुम्हार जगह है, उस जगह से खुदाई करके चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ से निकाले हैं। क्या निकाला है, तो बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं।
सिक्कों के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। यहाँ पे आपसे सिंपल पूछ देगा कि सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर क्या रहता था, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कई लिपि अंकित होती थी। अर्थात जो आपके प्रश्न का प्रारूप होता है उपरोक्त में से एक से अधिक, तो वहां पे आपका ये प्रश्न बन सकता है कि शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर निम्न रहते थे, क्या होगा? तो राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कई लिपि भी अंकित होते थे। रेडियो कार्बन विधि ये क्या होता है? तो C4 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निर्धारित करते हैं। अर्थात जब पहले खुदाई होता था उसकी आयु को निर्धारित करने के लिए अपना क्या हो गया? तो रेडियो कार्बन विधि हो गया। अर्थात शुरुआती दौर में जब हम लोग खुदाई करे किसी भी चीज की प्राप्ति करते थे तो क्या बोल रहा है? रेडियो कार्बन विधि। कार्बन 14 C14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निर्धारित करते हैं कि भाई उसकी आयु क्या है। राइट, ये सारे पॉइंट आपके SCERT पुस्तक के अंतर्गत के हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश अर्थात ये अपना क्या हो गया? तो भूवर्गीय क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, जो अपना अलग अलग क्षेत्र में हम लोगों ने यहाँ पे बांटा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? भौगोलिक पृष्ठभूमि के भी नाम से जानेंगे। और अपना भौगोलिक पृष्ठभूमि 4 प्रकार से, अर्थात यहाँ पे जो आपके प्रश्न बनेंगे SCERT से, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 प्रकार से हम लोगों ने चीजों को क्या किया है? तो 4 प्रकार से हम लोगों ने चीजों को बांटा है। सबसे पहला आपका बात आ रहा है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हैं। इसमें कश्मीर, कागरा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे बन सकता है कि निम्न में से उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में जो तराई के जंगल से होकर प्रारंभ होता है, निम्न में से कौन कौन सा जगह है? तो क्या हो जाएगा अपना? कश्मीर, कागरा, कुमायूं तथा सिक्किम। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अब सिंपल सा आपके यहाँ पे क्या मैंने कर दिया है की पॉइंट्स के साथ में, अर्थात जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम लोग बाद में यहाँ पे प्रश्न के भी माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, परंतु ये एक प्रकार से आपके लिए वन लाइनर है जिसे आप प्रतिदिन अगर एक बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा, अपने कॉपी और पेन को खोलिए और वहां पे पॉइंट बाई पॉइंट, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 6 SCERT का, इस प्रकार से लिख के उसके अंदर में इन तमाम पॉइंट को लिख लीजिए और बस उसे रिकॉल करते रहना है। हर दिन आपको एक बार बस पेज को पलट देना है, पढ़ लेना है। अब यहीं पे आपसे अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि सबसे अधिक आपका उपजाऊ भूमि, तो क्या होगा? उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। किस साइड का? तो उत्तर का मैदान। अपना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो भौगोलिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा और ताप्ती बहती है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। अर्थात आपसे पूछ सकता है कि कहां की पहाड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है, अर्थात उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में विभाजन करने वाला पहाड़ी कौन है? तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी है। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश है। कहां पे? तो सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश। अपना क्या हो गया? भौगोलिक पृष्ठभूमि हो गया, जो कि क्लास 6 के SCERT में अंदर में आपके जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं जिसे जानना अति आवश्यक होता है, और जो 2 बार से आपका एग्जाम हो रहा है, डायरेक्ट आपके पुस्तक से प्रश्न होते हैं। और उन तमाम चीजों को कहानी, जैसे कि आपके क्लास 6 में आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, उन तमाम धर्म को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है और आपको YouTube पर उसका वीडियो भी मिल जाएगा। कहिएगा तो मैं फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। राइट, चलिए अगला पॉइंट अपना क्या है? कोल्डिवा एवं चौपानी मांडो। चौपानी मांडो ऐसे स्थल है जहां सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण मिला है। अब सिंपल आपसे अगर प्रश्न पूछ देगा कि निम्न में से किस जगह पे चावल उपजाने का प्रमाण मिला, सर्वप्रथम चावल उपजाने का प्रमाण मिला, तो उस जगह का नाम क्या है? कोल्डिवा एवं चौपानी मांडो। ये 2 जगह थे। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंडोस कहा, अर्थात अपने इंडिया की जो उत्पत्ति हुई थी सर्वप्रथम उसकी बात हो रही है। कहां से? अपना तो जो अपने आए थे ईरानी और यूनानी आए थे, आज से लगभग कितना? तो 2500 वर्ष पहले। किधर? तो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले। मगध क्या था अपना? तो मगध प्रथम सबसे बड़ा साम्राज्य था। मगध क्या था? प्रथम सबसे बड़ा साम्राज्य था। पैसरा शब्द का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछ सकता है कि पैसरा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप में पाए जाने वाले
फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह के औजार मिले, अर्थात पैसरा। पैसरा शब्द क्या हो गया, एक नए शब्द हो गए, एक नवीन शब्द हो गए, और आपसे प्रश्न पूछ देगा कि पैसरा का अर्थ होता है। अब पैसरा का क्या अर्थ है तो बताइए। तो पैसरा बिहार के मुंगेर जिले अवस्थित है, मुंगेर जिले में अवस्थित है। यहाँ पे आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। तो आपसे सिंपल प्रश्न रहेगा कि पैसरा से आशय है नंबर वन में क्या रहेगा, बिहार के मुंगेर जिला में अवस्थित है। नंबर 2 पॉइंट क्या रहेगा, आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। नंबर 3 फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह के औजार मिले हैं। और नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। नंबर 5 उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऐसे ही आपके प्रश्न का प्रारूप होता है आपके बीपीएससी के एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा, हम लोग इस पूरे को कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग क्लास 10 तक के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वहां से प्रश्नों को उठाकर देखेंगे कि क्या हमारा ये 5 वीडियो पे मेहनत करना सफल रहा कि नहीं रहा। तब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न के प्रारूप रहेंगे, और उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, यही दो ऑप्शन में अक्सर लोग फंस जाते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो इतिहास का पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। भीमबेटका, भीमबेटका एक आपका शब्द है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये सिंपल सा आपसे पूछेगा कि शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा प्रसिद्ध है, तो शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, जो कहां, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है, तो विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख अपना बोगाजकोई, बोगाजकोई है। क्या है आपका, बोगाजकोई। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान बिहार, अर्थात अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था, तो देखिए सिंपल हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था पैसरा के बारे में, वही सेम पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान बिहार मुंगेर पैसरा से मिला है। अर्थात पैसरा एक आपका नवीन शब्द है। जिस प्रकार से आपका शुरुआत में एक प्रश्न आया था ट्री 1.0 में किसका, तो संथाली जनजाति के बारे में एक प्रश्न आया था, बिहार से रिलेटेड वह प्रश्न था, उसी प्रकार से एक पैसरा शब्द यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़िए। खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों के तलछट से हुई। पहले वहीं के रहने वाले लोगों ने खेती प्रारंभ किया। अर्थात आपसे प्रश्न पूछेगा कि खेती प्रारंभ, सर्वप्रथम खेती प्रारंभ कहां हुआ, और नीचे में आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलछट से हुई है। चिरांद, चिरांद क्या है, तो बिहार छपरा, बिहार स्थायी सभ्य जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति। अर्थात चिरांद यहाँ पे जो बोल रहा है चिरांद, चिरांद क्या है, तो चिरांद अपना नवपाषाण संस्कृति है। कहां, तो बिहार छपरा में पाई जाती है चिरांद। बिहार अस्थाई सभ्य जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति, किसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका चिरांद। यहां से 3 स्तर मिले हैं। यहां से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डी और सींग से बने औजार मिले। यहाँ के घर क्या होते थे, तो गोल होते थे। घरों के चूल्हे एक समूह में मिले। मिट्टी के बर्तन काफी सुंदर हैं, जो काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। यहाँ गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य मिले एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले। सबसे पहले आदमियों ने कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। ये भी आपका क्या है, नॉर्मल एक पॉइंट आ गया कि सर्वप्रथम आदमी ने किसे पालतू जानवर बनाया। सबसे पहला पालतू जानवर कौन है आपका, तो सबसे पहला पालतू जानवर अपना होता है कुत्ता। यहां तक आपके पॉइंट क्लियर होंगे। नॉर्मल आपके वन लाइनर अगर आप प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए इतिहास चाहे आपका जो सोशल स्टडीज होता है, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को ये पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब हम लोग भी क्लास 10th में 9th में इसकी पढ़ाई करते थे तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, परंतु कहीं ना कहीं अभी के समय में अगर आपको रोजगार प्राप्त करना है, चाहे आप एग्जाम मार्च में दीजिए चाहे आप एग्जाम अगस्त में दीजिए, आपको अपने सोशल स्टडीज पे काम करना पड़ेगा। एक भारी भरकम संख्या है आपके एग्जाम में इसका, तो इस पे आपको काम करना अति आवश्यक है। मन लगे या न लगे वन लाइनर वाले पॉइंट को कॉपी में नोट डाउन कीजिए और प्रतिदिन बस एक बार रिकॉल करते चलिएगा ना, तो धीरे धीरे आपको मन लगने लगेगा। मैं भी क्या करता था, गलती, अब मैं प्रतिदिन इस वीडियो को बनाऊंगा और फिर क्लास लेने से पहले इस चीज को मैं भी एक बार पढ़ने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। खेती की शुरुआत ईरान, और ये तो अपना हो ही गया था। चलिए इसके बाद अपना पॉइंट आता है, यहाँ के घर गोल होते थे, बहुत बढ़िया, ये अपना पॉइंट हो गया। सबसे पहले कुत्ता। अगला पॉइंट देखिए, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का आपने नाम सुना होगा। लगभग 150 साल पहले पश्चिम पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के काम में हड़प्पा पुरास्थल खंडहर का पता चला। कब पता चला, तो जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था।
हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। पश्चिमी हिस्सा क्या था? तो छोटा परंतु सुखी संपन्न दुर्ग। दुर्ग मतलब क्या हो गया? पहाड़ों के बीच का जो होता है उसी को हम लोग दुर्ग कहते हैं। ऊंची जगहों पर बसा हुआ था। और पूर्वी हिस्सा जो था सो निचले हिस्से में बसा हुआ था। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। ये अच्छा सा पॉइंट है कि जो आपका स्वास्तिक का चिन्ह होता है सो हमारे हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। उसके आगे है आपका हड़प्पा निवासी का रुचि शतरंज खेल में था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जो रहने वाले निवासी थे उनका इंटरेस्ट कहाँ था? तो शतरंज खेलने में। हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे, अर्थात उनको लोहा के बारे में नहीं पता था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग लाल थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत में जो मिट्टी का बर्तन था सो मुख्यतः अपना लाल रंग का हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियम से था। हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे, अर्थात प्रकृति पूजक थे। सिंपल सी बात है कि प्रकृति की पूजा करने वाले किस सभ्यता में? तो हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा के लोग इसलिए ताबीज पहनते थे, संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत में अंधविश्वास, जहां पे भूत प्रेत जादू टोना पर लोग विश्वास करते थे, प्रकृति की वो पूजा करते थे, लोहा से अभिज्ञ थे, लोहा के बारे में उनके पास में जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में जो निवासी थे उनका रुचि किस चीज में था? तो शतरंज खेल में था। हड़प्पा सभ्यता का पता कैसे लगा? तो आज से लगभग 150 वर्ष पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रहा था उस समय हमें हड़प्पा पुरास्थल का खंडहर का पता चला। राइट, यहाँ पे मुख्य रूप से दो प्रकार के हिस्से विभाजित था। एक था आपका पश्चिमी हिस्सा और एक था आपका पूर्वी हिस्सा। दो प्रकार के हिस्से में आपका हड़प्पा सभ्यता जो था अपना विभाजित था। इसी के अंतर्गत एक आपका शहर है जो कि आपका पॉपुलर है तो बहुत सारा, पर मैंने एक पॉपुलर को उठाया है जो कि आपका है लोथल। लोथल खंबात की खाड़ी से निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पा नगर था। शहर किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भवन थे। फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ पे पाई गई है। लोथल से जलीय मार्ग से व्यापार होता था। लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का हास्य होने लगा था। लगभग कितना? तो 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का हास्य होने लगा था। ये अपना जो एक हड़प्पा का नगर में सबसे पॉपुलर, आपने भी नाम सुना होगा, लोथल। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल सी बात हो गई, हड़प्पा सभ्यता का पता कैसे चला? तो सिंपल, आपको नॉर्मल सा अपने माइंड में कहानी की तरह रखना है कि जब पंजाब में रेलवे लाइन का अपना कार्य चल रहा था आज से लगभग 150 वर्ष पहले, तो हमें हड़प्पा सभ्यता के खंडहर के बारे में क्या लगा? पता लगा। उसके बाद क्या? हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा के अधिकांश जो नगर थे सो दो हिस्से में बटे हुए थे। एक हिस्सा क्या था? अपना पश्चिमी हिस्सा और एक अपना था पूर्वी हिस्सा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी निवासी थे उनको शतरंज खेलने में रुचि था। ये लोग लोहा से विभिन्न थे, लोहा के बारे में जानकारी नहीं था। ये लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो मुख्यतः किस रंग की थी? तो लाल रंग की हुआ करती थी। ये प्रकृति का पूजा करते थे और कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ अंधविश्वास था भूत प्रेत जादू टोना को लेकर, जिस कारण से ये ताबीज भी पहनने का कार्य करते थे। अगला पॉइंट आपका इसी के अंदर में है बौद्ध तथा जैन धर्म। अर्थात बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब 16 महाजनपद को आपको अलग अलग बैठ के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात है, कितने महाजनपद? तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। कहां पे? तो बौद्ध तथा जैन के ग्रंथों में। महाजनपद के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे और कर भी किस तरह वसूलते थे? तो फसलों पर लगाए जाने वाला कर महत्वपूर्ण है। उपज का 16वां भाग, जितना भी उपज होगा उसका 16वां भाग कर के रूप में उनको देना था। अर्थात जो अपना महाजनपद की बात होती है सो कहां से होती है? तो महाजनपद की बात हमारे बौद्ध और जैन धर्म से निकला हुआ चीज है, वहां से अपना उल्लेख होता है। मगध की राजधानी गिरिवर्ज थी तथा दूसरी पाटलिपुत्रा। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्रा नदियों से घिरी हुई थी। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार किस वंश का था? तो हर्यस वंश का था। इसने स्थिति को मजबूती देने के लिए कौशल एवं लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया। अर्थात सिंपल सी बात यहां पर आ गई कि मगध का वास्तविक संस्थापक अर्थात रियल जो वहां के संस्थापक थे सो कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार किस वंश के थे? तो बिंबिसार अपने हर्यक वंश के थे। इस पे हम लोगों ने पढ़ा भी है, पहले भी पुराने भी क्लास में पढ़े हैं और आगे अभी इसके ऊपर में हम लोग और सारा चीज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी अभी तक आपके पॉइंट है सारे पॉइंट को बस एक कहानी की तरह वन लाइनर समझिए और प्रतिदिन एक बार क्लास करने से पहले इसको आपको क्या करना है? रिकॉल करने की आवश्यकता है। हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। बिंबिसार का राजवेद जीवक था। अर्थात आपसे पूछेगा कि जीवक कौन था? जीवक कौन था? तो जीवक अपने बिंबिसार का
राजवेद था, राइट। मगध के नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजा बने। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयीन था अजातशत्रु का बेटा। अर्थात यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बने, और पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयीन था जो कि अजातशत्रु का बेटा, या फिर हम लोग बिंबिसार का हम लोग पौत्र भी कह सकते हैं। प्रमुख गणतंत्र उस समय कौन कौन था, तो एक आपका शाक्य हो गया, लिच्छवी हो गया, विज हो गया, विदेह हो गया, तात्रक हो गया, मल्ल हो गया, कोलिय हो गया, मौर्य हो गया। ये आपके प्रमुख गणतंत्र हैं। इसका आप लोग नाम ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्रमुख गणतंत्र है। अब यहाँ पे आपको इतना नाम ध्यान में रखना है ताकि आप उपरोक्त में से अधिक वाला का आंसर दे सके। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली था। 8 गणों का संघ, अर्थात 8 गण को मिलाकर अपना क्या बना था, तो वज्जी संघ अपना बना हुआ था, राइट। ये सब अपने हमारे गणतंत्र के अंतर्गत में आ गए। बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। यहाँ का राजा चेटक था, अर्थात लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि लिच्छवी के राजा कौन थे, तो राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर दिया तथा मैत्रीपूर्ण स्थापना स्थापित कर दिया। अर्थात जो चेटक थे सो कहाँ के राजा थे, तो अपने लिच्छवी के थे। उन्होंने अपने बेटी का शादी बिंबिसार से करके क्या किया, मैत्री स्थापित किया। अंग जनपद बिहार में है, अर्थात जनपद किसकी बात हो रही है, अंग। तो अंग जनपद कहाँ है, अपना बिहार में है। अंग प्राचीन भारत के 16 जनपद में से एक था, और 16 जनपद का उल्लेख कहां पे मिला है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंतर्गत में 16 जनपद का उल्लेख मिला है। इसका उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। कहां पे, तो अर्थवेद में। 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। जो भी आपके निम्न आपके नॉर्मल महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन तमाम बिंदु जो आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी के अंतर्गत में है, वो तमाम बिंदु आपने पहले न पहले पढ़ा होगा। बस मैं आपको रिकॉल कराने का प्रयास कर रहा हूं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए उच्च पदाधिकारी थे। ये अमात्य कहलाते थे। अमात्य का आशय क्या हुआ, आपसे पूछेगा कि अमात्य का अर्थ क्या होता है, तो अमात्य का अर्थ होता है राजा की सहायता के लिए उच्च पदाधिकारी। अर्थात जिस प्रकार से आज के समय में अफसर लोग हो गए, अधिकारी गण हो गए, उन्हीं को हम लोग अमात्य के नाम से भी जानते हैं। तो प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए उच्च पदाधिकारी को हम लोग अमात्य कहते थे। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। जिलों की देखभाल स्थानिक एवं गांव की देखभाल गांव के मुखिया, जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। उड़ीसा में अपना क्या है, कलिंग, बौद्ध धर्म अपना लिया। अर्थात कलिंग ने क्या किया, तो बौद्ध धर्म अपना लिया। सुदर्शन झील कहाँ है, तो सुदर्शन झील अपना गुजरात में है। का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। सिंपल से पूछेगा कि सुदर्शन झील कहाँ है, तो अपना गुजरात में है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके गुरु कौन थे, तो चाणक्य, जिन्हें हम लोग कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले प्रथम यूनानी, उनका नाम क्या था, तो मेगास्थनीज था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका, जहां पे इन्होंने इंडिया के बारे में बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पे जो लोग कार्य करते हैं, मिस्त्रीगण, जो इंजीनियर, जो एक से एक अपना क्या किए थे। तो आपने पढ़ा होगा मेगास्थनीज के बारे में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रथम यूनानी थे। प्रथम यूनानी क्या नाम था उनका, तो मेगास्थनीज। सत्यमेव जयते किस लिपि में, तो सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। और इसका अर्थ क्या होता है कि सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या हो गया कि सत्य की ही विजय होती है। देवनागरी लिपि में अंकित है। बिहार के चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पे लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। नंदगढ़ का स्तंभ चित्र भी यहीं से मिला है। किसका, तो नंदनगढ़ का स्तंभ चित्र भी यहीं से मिला। यहीं से कहां से, तो आपसे पूछेगा कि नंदनगढ़ का स्तंभ चित्र कहां से मिला है, तो बिहार के रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पे लौरिया अरेराज तथा स्तंभ दर्शनीय है। और नंदनगढ़ का स्तंभ चित्र भी वहीं से मिला है, लौरिया से और अरेराज से। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में सुग वंश की स्थापना हुई। मैं आपको बीपीएससी पीआरटी के अंतर्गत में कब किस वंश का स्थापना हुआ वहां तक मैंने लास्ट क्लास लिया था। और कल से मैं बीपीएससी वाले निर्माण बैच में भी क्लास लूंगा, जिसकी टाइमिंग मेरी रहेगी 4 बजे शाम में। 4 बजे शाम में कल आपका पीआरटी निर्माण बैच के अंतर्गत मेरा रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रीजनिंग आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर का रोल प्ले करता है। और रीजनिंग के साथ साथ बहुत जल्द आपके लिए हो सके तो मैं ही करंट अफेयर भी लेकर आऊंगा, नहीं तो कोई एक नए चेहरे से आपको मैं परिचय करवाऊंगा। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद्र के नाम से जाना जाता था।
राइट। यवन शासकों के पतन के बाद शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विमान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर से लाया था। कहां से? तो पेशावर से लाया था। पेशावर से लाया था। क्यों? तो कनिष्क मगध पर आक्रमण करके प्रसिद्ध विमान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर से लेकर आया था। अगला आपका पॉइंट है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जहां से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता है उसे ही हम लोग रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं, परंतु इस बात पर कुषाण शासक का नियंत्रण था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिसे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। कनिष्क बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। बौद्ध विहार भिक्षुओं का निवास करता था। गंधार शैलों की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गंधार शैली के इंडोग्रामिक शैली कहा जाता था। सिंपल ये सारे पॉइंट आपके एससीईआरटी के विभिन्न प्रकार के कहानी में क्या है? उल्लेखनीय है, और उन तमाम कहानियों को ही मैंने एक साथ क्या कर दिया है? समाहित कर दिया है, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। राइट। कुछ पॉइंट आपके और बचे हुए हैं। कुषाण काल में मथुरा भी कला प्रमुख केंद्र था। मथुरा शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। अर्थात सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किस लिए होता था? तो मथुरा शैली में स्थानीय रूप से, अर्थात मथुरा शैली के अंतर्गत जो हम लोग कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था, और कलाकृति के लिए हम लोग किस प्रकार के पत्थर का उपयोग करते थे? तो मथुरा शैली में कलाकृति के लिए हम लोग बलुआ पत्थर का उपयोग करते थे। आंध्र प्रदेश के अमरावती से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली है। अमरावती शैली कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण मुक्त है। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वायमान के पहाड़ को काटकर बनाया गया है। आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति कैसे बना? तो अफगानिस्तान के वायमयान के पहाड़ को काटकर बनाया गया है। किसका? तो गौतम बुद्ध के विशालकाय मूर्ति को। डॉक्टर सदाशिव अलकेतर महान पुरातत्ववेद एवं इतिहासकार थे। क्या नाम था आपका? तो डॉक्टर सदाशिव। डॉक्टर सदाशिव ध्यान में रखिएगा। राइट। और लास्ट आपका इस पुस्तक के अंदर में क्लास 6 के पुस्तक के अंदर का लास्ट पॉइंट है काशी प्रसाद जायसवाल। ये कौन थे? तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। एक नाम था आपका, कभी कभी नॉर्मल आपसे पूछ देगा कि काशी प्रसाद जायसवाल कहाँ के रहने वाले थे, और नीचे में आपके राज्य के नाम दिया रहेगा। तो उस तरह से चीजों को आपको ध्यान में होना चाहिए। तो काशी प्रसाद जायसवाल मिर्जापुर के निवासी थे। इनकी पुस्तकों ने इतिहास लेखन में क्रांति ला दी थी। पटना संग्रहालय की स्थापना केपी जायसवाल के प्रयास से हुआ। पटना संग्रहालय का स्थापना किसके द्वारा? तो केपी जायसवाल के प्रयास से हुआ। केपी जायसवाल को लंदन में श्याम जी, कृष्ण वर्णलाल, हरदयाल एवं बीडी सावरकर से संपर्क हुआ। बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य केपी जायसवाल रह चुके थे। केपी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार इतिहास परिषद की स्थापना भी किए थे। कौन? तो केपी प्रसाद। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इतने सारे पॉइंट थे आपके क्लास 6 के अंतर्गत में। कहाँ पे? तो जितने भी आपके एससीईआरटी पुस्तक के अंदर में पॉइंट है, मैंने सिर्फ यहाँ पे जैन धर्म को छोड़ा है, और कुछ सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत में अलग अलग नगरों की बात हो रही थी, उस पॉइंट को मैंने छोड़ा है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को छोड़ा है। और लगभग मुझे लगता है कि इस पूरे अंदर में कितने पॉइंट रहे होंगे? तो 3, 2, 5, 6, और 6 के साथ में अगर हम लोग पूरे पॉइंट को समाहित करने चाहें तो लगभग आपके यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट रहे होंगे। और ये 60 से 70 पॉइंट में आपका क्लास 6 का एससीईआरटी समाप्त हो गया। और सेम इसी पे आधारित आपका क्लास 7 भी होगा। हल्का सा लेवल आपका अप होगा। फिर उसी पे आधारित आपका क्लास 8 भी होगा। तो जब इस प्रकार से करके हम लोग लगातार 5 वीडियोज में क्लास 10 तक करने का प्रयास करते हैं, एक छोटा सा हमारा पहल है, छोटा सा प्रयास है, जो कि आपको इस संपूर्ण यूट्यूब पर सबसे अलग दिखेगा। नॉर्मल अपना टू द पॉइंट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ पटना संग्रहालय की बात होती, और इस पटना संग्रहालय से अगर मेरे पास में इसका, जिस प्रकार से मैं आपको पेडागोजी पढ़ाता हूं, उस तरह का अगर मेरे पास में ज्ञान होता, तो पटना संग्रहालय से संबंधित लगभग 50 को पॉइंट आपको हम यहाँ पे बता देते। परंतु ये 50 पॉइंट को माइंड में रखने से ज्यादा बेहतर है कि आपसे पूछेगा कि पटना संग्रहालय की स्थापना में किनका महत्वपूर्ण योगदान
रहा तो आपको पता होना चाहिए आंसर केपी जायसवाल। तो टू द पॉइंट अगर हम लोग कार्य करेंगे तो कम समय में ज्यादा चीजों को हम लोग कवर कर पाएंगे और वो भी सरलतम रूप में कर पाएंगे। अगर आप इस प्रकार से, मैं आपके साथ में पॉइंट को डील कर रहा हूं और जहां पे मुझे लगेगा कि यहां पे एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं स्वयं से पढ़कर भी उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे इस प्रारूप के साथ में चलने को तैयार हैं तो मैं फिर से अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा फिर कोई बात नहीं है। जिस तरह से आपकी क्लासेस चल रही है चलती रहेगी। मैंने छोटा सा प्रयास किया है सीआरटी बोर्ड की चीजों को दिखाने का। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो सुबह में इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते रहते हैं, अगर इच्छा हो आपको देखने का, जो कि हमारे सहयोगी गण, जो मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि जब भी आपको इंटरटेनमेंट करने का मन हो, कहीं घूमने का मन हो तो शक्ति सुमन आप सर्च कर सकते हैं और वही हमारे साथ में जुड़कर यहाँ पे रील्स का भी काम करते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आप जानना चाहते हो कि आपका यह मित्र गौरव क्या कर रहा है, किस तरह से आनंदमय जीवन को जीना चाहिए, ढेर ढेर सारे टेंशन के बावजूद भी घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, मैं कहाँ कहाँ जाते रहता हूँ और बहुत जल्द हर जगह निकलने का भी प्रयास करूंगा। तो अलग अलग जगहों को देखने के लिए शक्ति सुमन आप ब्लॉग सर्च भी कर सकते हैं। सिंपल शक्ति सुमन लिखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार का भी अपना प्रारूप चल रहा है, मन में बहुत प्रकार का टेंशन चलता है, समस्या चलता है, तमाम समस्याओं के बीच अपने जीवन में विभिन्न प्रकार का नाटक भी करते रहे। क्योंकि अपना जीवन भी क्या है, एक प्रकार का नाटक है, एक प्रकार का अपना रंगमंच है। और इस रंगमंच में जब तक आप लोग ध्वनि का स्वर ताल नहीं लगाइएगा तब तक जीवन बड़ा ही बोझिल हो जाएगा। और इसी स्वर ताल के साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टीच एक्स्ट्रा स्लैश में। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, खुदा हाफिज।